हेलो एवरीवन, ऑनलाइन कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर 9 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। जिन लोगों ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा वो जाकर जल्दी से प्लेलिस्ट में वीडियो है उसको देख लीजिए। आपको एक सीरीज में समझ में आएगा कि हाँ हम क्या पढ़ रहे हैं और आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चैप्टर का प्रीफेस देख लेते हैं कि इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो गाइज, इस चैप्टर में जो चैप्टर 9 है आपका क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का, वो बात करता है ट्रेडर्स के बारे में, किंगडम्स के बारे में। ऐसे ट्रेडर्स और किंगडम्स जो कोस्ट्स पे यानी कि किसी नदी या समुद्र के किनारे थे। सिल्क रूट के बारे में बात करता है। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म के बारे में चैप्टर में बताया गया है कि बुद्धिज्म, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा था, लेकिन बुद्धिज्म कैसे स्प्रेड करता है एक जगह से दूसरे जगह, इसके बारे में चैप्टर में दिया हुआ है। पिलग्रिमेज साइट्स कैसे बनता है यानी कि तीर्थ स्थल, एक जगह जो है वो कैसे बदलता है तीर्थ स्थल में। और फिर फाइनली चैप्टर में बिगिनिंग ऑफ भक्ति मूवमेंट्स के बारे में बताया गया। यहाँ गौर कीजिए, बिगिनिंग ऑफ भक्ति मूवमेंट, एंड ऑफ भक्ति मूवमेंट नहीं है, यानी कि चैप्टर में भक्ति मूवमेंट के का इंट्रोडक्शन ही दिया हुआ है सिर्फ। तो बेसिकली ये चैप्टर इतने सारे चीजों को डील करता है। इस चैप्टर में हम लोग सिल्क रूट के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। अबाउट ट्रेडर्स, स्टूडेंट्स विल गेट टू नो हाउ ट्रेडर्स यूज्ड टू कैरी फाइन पॉटर्स फ्रॉम प्लेस दे वर मेड एंड हाउ द रूट्स वर एक्सप्लोर्ड। कैसे एक जगह से दूसरे जगह किसी सामान को ले जाते थे ट्रेडर्स, कैसे न्यू किंगडम सेटअप होते हैं कोस्ट के किनारे पे, और फिर फाइनली सिल्क रूट जो था वो एग्जिस्टेंस में कैसे आता है, बुद्धिज्म कैसे फैलता है एक जगह से दूसरे जगह, और लास्ट में भक्ति मूवमेंट का बिगिनिंग कैसे होता है और भक्ति मूवमेंट बेसिकली होता क्या है। तो चलिए बिना देर के चैप्टर को शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है उसका वो है हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स। हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ट्रेडर्स थे या नहीं थे, या ट्रेडिंग होता था कि नहीं, ट्रेडर्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रेडिंग अगर उस समय में करते थे तो इसका कोई प्रूफ भी है या नहीं है। तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने बेसिकली ये पढ़ा था कि पॉटरी के बारे में पढ़ा था कि आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने बहुत सारे साइट्स का जो खुदाई किया था तो उसमें से पॉट्स निकला, पॉटरीज निकले थे। ये पॉटरीज जो आप देखेंगे तो सबसे पहला बात ये कि एक टाइप का जो पॉटरी होता था वो दूसरे जगह के पॉटरी से मैच कर जाता था। इससे भी पता चला, जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कोई पॉट आया मिला, वो रोम के जगह पे इटली के साइड में भी मिल गया, तो इससे पता चला कि भाई एक जगह से दूसरे जगह इसमें सामान रख के लोग, ट्रेडर्स लोग ले जाया करते थे। ये सारे पॉटरीज जो है एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता था किनके द्वारा, तो ट्रेडर्स के द्वारा। ठीक है। साउथ इंडिया जो है वो फेमस था गोल्ड के लिए, आप देखिए, पेपर के लिए, प्रीसियस स्टोन्स के लिए। पेपर क्या होता है, एक प्रकार का मसाला है, आप काली मिर्च समझिए। इन दी रोम एम्पायर पेपर वॉज वैल्यूड सो मच दैट इट वॉज नोन एज ब्लैक गोल्ड। रोम में पेपर को ब्लैक गोल्ड यानी कि काला सोना भी कहा जाता था, यानी उसका बहुत ज्यादा रोम में महत्व था। और सबसे ज्यादा पेपर कहाँ होता था, अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा कि साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा पेपर होता था और रोम में इसका बहुत ज्यादा डिमांड था। आप समझ लीजिए कि अगर इस कोस्ट से पेपर लेके जाया जाएगा तो इसको रोम तक पहुंचाया जाता था, यानी कि ट्रेडिंग होता था। इसलिए ट्रेडर्स जो है उस पेपर को लेके जाते थे कहाँ पे, रोम। शिप के थ्रू लेके जाते थे, समुद्र पार करके लेके जाते थे, और लैंड से भी कभी कभी कैनवास यानी कि बहुत सारा झुंड में ग्रुप बना करके लेके जाते थे। सेवरल सी रूट्स वर एक्सप्लोर्ड बाई ट्रेडर्स। बहुत सारे, अब ये व्यापार करना है तो रास्ता तो एक्सप्लोर करना पड़ेगा, रास्ता खोजना पड़ेगा। तो इसके लिए ट्रेडर्स लोग जो हैं उन्होंने बहुत सारे सी रूट्स खोजे थे ट्रेडिंग करने के लिए, वो भी कोस्ट्स के थ्रू। भाई आपको पता है कि इंडिया जो है, मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ, चूंकि इंडिया का 3 हिस्सा से घिरा हुआ है, इंडिया घिरा हुआ है ना। इंडिया का 3 हिस्सा जो है वो समुद्र से बना हुआ है। यहाँ इंडियन ओशियन है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पे अरेबियन सी है। तो यहाँ से जो कोस्ट है, यहाँ से ये लोग, इन लोगों ने क्या खोज किया था, तो सी रूट खोज किया था कि कैसे एक जगह से दूसरे जगह हमें जाना है। नाउ देयर वर अदर अक्रॉस द अरेबियंस एंड बे ऑफ बंगाल।
बेसिकली चैप्टर में ये लिखा हुआ है कि कुछ रूट्स ऐसे थे जिससे ट्रेडर्स आते थे, और वो जो है जैसे अरेबियन सी से अगर आते हैं या बे ऑफ बंगाल से होकर आते हैं, वेयर सेलर्स टुक एडवांटेज ऑफ मॉनसून विंड्स टू क्रॉस द सी वेरी क्विकली। सेलर्स जो है वो मॉनसून विंड का इस्तेमाल करके बहुत ही जल्दी इंडिया पहुंच जाते थे। वो कैसे, ये समझ लीजिए, अगर मॉनसून विंड ऐसा चलता है इंडिया में, ठीक है, और आपका नाव यहाँ पे है, ठीक है, तो भाई साहब हवा ऐसे चलेगी तो आपके अनुकूल हवा चलेगी तो आप जल्दी ही पहुंचोगे ना इंडिया के तट पे, आपका स्पीड फास्ट हो जाएगा। तो इसका इस्तेमाल करके जो ट्रेडर्स थे वो जल्द ही इंडिया पहुंचते थे, साउथ वेस्ट मानसून का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट चीज है न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट्स। कोस्ट के आसपास आप देखेंगे, हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया था पिछले चैप्टर्स में, कि कोई भी जो किंगडम है वो नदी के किनारे, समुद्र के किनारे ज़्यादा डेवलप करता है। तो अगर हम साउथ इंडिया का बात करें तो साउथ इंडिया तो आपका भाई समुद्र के किनारे ही बसा हुआ है, 3 साइड समुद्र है। तो उसमें 3-4-5 किंगडम ऐसे थे जो फ्लरिश किए थे। बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है साउथ में, यहाँ लिखा हुआ है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सदर्न हाफ जो है वो बहुत ही लंबा यानी कि लॉन्ग कोस्ट लाइन है। वहाँ पे हिल्स हैं, प्लेट्यूज हैं, रिवर वैलीज हैं। और जब आप देखेंगे तो कावेरी नदी जो है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल था अमंग द रिवर वैलीज, और इन सारे रिवर वैलीज में कावेरी सबसे ज़्यादा फर्टाइल था। जो यहाँ के चीफ थे, किंग्स थे, वो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाते हैं और पावरफुल हो जाते हैं, और उन्होंने इस ये जो नदी है इस पे अपना कब्जा जमा लिया। संगम पोयम्स में ऐसा लिखा हुआ है कि एक टर्म है जिसका नाम है मूवेंदर, ठीक है, मूवेंदर नाम का एक टर्म यूज किया गया है संगम पोयम में, जिसका मीनिंग होता है 3 चिफ्स यूज्ड फॉर द हेड ऑफ 3 रूलिंग फैमिलीज। तो मूवेंदर किसको कहा जाता था, तो 3 रूलिंग फैमिली के लिए एक शब्द संगम पोयम में इस्तेमाल किया गया जिसका नाम था मूवेंदर। और मूवेंदर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था, वो था चोलाज, चेराज और पांड्याज। चोलाज, चेराज और पांड्या। आप देखिए ये पिंक वाला जो पोर्शन है ये हाफ पोर्शन, ग्रीन वाला हाफ पोर्शन, और पांड्याज, इन्होंने पूरे आप देखेंगे तो साउथ को ऐसे ही कब्जा कर रखा है। 2300 साल पहले ये तीनों, जिनको मूवेंदर कहा जाता था संगमा पोयम में, चोलाज, चेराज और पांड्याज, ये बहुत ही पावरफुल चीफ होते थे, या यूं कहें कि एक किंग होया करते थे जो साउथ पे अपना कब्जा जमा कर रखते थे। तो कोस्ट के किनारे बेसिकली किंगडम हुआ करता था। ये तीनों चीफ जो थे उनका कब्जा आप देखेंगे तो पानी पे तो होता ही था, ट्रेडिंग करने के लिए बेसिकली कोस्ट्स पे होता ही था और जमीन पे भी होता था। इन 6 सिटीज में आप देखेंगे वहां पे 6 सिटीज थे, उसमें से 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जिसका नाम था पुहार और कावेरीपतम। जो पोर्ट था चोलाज और मदुरई का, पुहार जो था वो क्या था, चोलाज और मदुरई का पोर्ट था, और चोलाज और मदुरई क्या था, पांड्याज का किंगडम था, ठीक है। इंस्टीड ऑफ रेगुलर टैक्सेस, और रेगुलर टैक्स न लेने के जगह पर जो वहाँ के चीफ थे वो लोगों से गिफ्ट डिमांड किया करते थे कि भाई आप हमें रेगुलर टैक्स मत दीजिए, गिफ्ट दीजिए, और ये सारा गिफ्ट जो है वो अपने मिलिट्री खर्चों पर इस्तेमाल करते थे, है ना, और जो भी उनका काम होता था उसके लिए इस्तेमाल करते थे। और टैक्स कलेक्ट करने के लिए वो क्या करते थे, मिलिट्री एक्सपेडिशंस किया करते थे। मिलिट्री एक्सपेडिशंस का क्या मतलब है, एक जगह से जाना, दूसरे जगह अटैक करना, वहां का धन दौलत उठा कर ले आना, और वहां से वो लोग धन दौलत इकट्ठा करते थे नेबरिंग एरियाज से। कुछ वेल्थ जो है वो अपने लिए रख लिया करते थे, और बाकी जो होता था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते थे, किसको, अपने सपोर्टर्स को, जैसे कि फैमिली मेंबर को दे देते थे, सोल्जर को दे देते थे, या फिर पोएट्स को दे देते थे। तो बेसिकली इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि नया किंगडम, जो साउथ का नया किंगडम है, वहाँ क्या होता था, वो कैसे फ्लरिश करता है, और वहाँ पे कौन कौन से पावरफुल इंपॉर्टेंट किंग हुआ करते थे, और कैसे उनका टैक्सेशन सिस्टम बेसिकली था। बहुत सारे पोएट्स का जो कंपोजिशन है, पोएम्स है, उसमें जैसे कि संगमा कलेक्शन है, आप उसमें देखेंगे तो उसमें प्रीसियस स्टोन्स का जिक्र मिलता है, गोल्ड, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, चैरियट्स और फाइन क्लोथ्स का भी जिक्र मिलता है।
200 साल के बाद, उस डायनेस्टी में 200 साल के बाद आप देखेंगे तो सातवाहना डायनेस्टी आता है साउथ में, जो कि वेस्ट में सॉरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल हो जाता है वेस्ट के तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो है आपका सातवाहना डायनेस्टी का था वो था गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, जिसका फोटो मैंने यहाँ लगा रखा है। तो गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी जो थे वो, उनको लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणापथा भी कहा जाता है। वेस्ट से लेकर के आप देखेंगे इस साइड से इंडिया का लेकर के इस साइड तक ये सारा एरिया इनके कब्जे में था। तो इनको लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ भी कहा जाता था। किसको किसको लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ कहा जाता था? तो गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी को। ये जो थे, अच्छा दक्षिणापथ का मीनिंग क्या होता है? दक्षिणापथ का मीनिंग होता है ऐसा रास्ता, द रूट दैट लीड्स टू साउथ, ऐसा रास्ता जो साउथ यानी कि दक्षिण की तरफ लेके जाता हो। और बेसिकली दक्षिणापथ का मतलब ही साउथ, आइडियली इसको हम लोग साउथ ही बोलते हैं। तो एक समय ऐसा था जब गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी को साउथ का सबसे पावरफुल राजा माना जाता था। ठीक है। नेक्स्ट चीज इसमें दिया हुआ है चैप्टर में, द स्टोरी ऑफ सिल्क रूट, यानी कि अब हम सिल्क रूट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि बेसिकली ट्रेडिंग सिल्क रूट से कैसे होता था और सिल्क रूट एक्चुअली था क्या। तो सबसे पहले आप मैप देख लीजिए, है ना, एक सेकेंड, ये देखिए, चूंकि चाइना से होकर यह आता था, ये देखिए रेड वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, चाइना के थ्रू एक रास्ता हो जा रहा है, जहां से ये इंडिया एक आ रहा है और एक इंडिया के ऊपर से आप देखेंगे पेशावर पाकिस्तान के तरफ, पर्शिया, और फिर अरेबिया से होते हुए ये यूरोप और इजिप्ट की तरफ भी जा रहा है ना। एक ऐसा रूट जो अधिकतर एशिया को, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, हर जगह जा रहा है। ये रूट बेसिकली, इस रूट से ट्रेडिंग हुआ करता था। सिल्क बनाना कोई आसान बात नहीं, यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, फिर हम समझते हैं कि सिल्क रूट क्या है। सिल्क बनाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम था और बेसिकली शुरू में लोगों को यह पता नहीं था। रॉ सिल्क को लेना होता है, किससे? ककून नाम का एक कीड़ा होता है, उससे निकाला जाता है। सिल्क वार्म का जो कीड़ा होता है उसको ककून से निकालना पड़ता है और फिर उस सिल्क को थ्रेड में बनाना पड़ता है और फिर उससे कपड़ा बुनना पड़ता है। चाइना फर्स्ट इन्वेंटेड द टेक्निक ऑफ मेकिंग सिल्क। चाइना जो है उसने सबसे पहले सिल्क बनाने का आविष्कार किया था। तो बेसिकली चाइना ने सबसे पहले सिल्क का आविष्कार किया था और इस चीज को आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है, ये मेथड जो है सिल्क बनाने का, चाइना ने इसको बहुत दिनों तक सीक्रेट रखा, लगभग हजारों वर्षों तक किसी को नहीं बताया। क्यों? ताकि उनको लगता था कि ये मेथड हम ही जान सकें और हम ही सिल्क बनाएं और लोगों को बेचें, जिससे हमारा मुनाफा हो सके। तो पीपल फ्रॉम चाइना हु वेंट टू डिस्टेंस लैंड्स ऑन फुट, हॉर्सबैक एंड ऑन कैमल्स कैरिड सिल्क विथ देम। जो लोग चाइना के एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, या तो पैदल जाएं या घोड़े पे बैठ के जाएं या ऊंट पे बैठ के जाएं, वो सिल्क लेकर जाते थे और जिस रास्ते से वो जाते थे उस रास्ते को क्या कहा जाता था? सिल्क रूट कहा जाता था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज सिल्क रूट, तो आप आसानी से बता सकते हैं, है ना। दूसरा चीज देखिए, चाइनीज रूलर्स समटाइम सेंट गिफ्ट ऑफ सिल्क टू रूलर्स इन ईरान। चाइनीज रूलर्स जो थे वो ईरान में, जो वहां के राजा हुआ करते थे वेस्ट एशिया के, उनको क्या दिया करते थे? गिफ्ट में सिल्क का कुछ गिफ्ट दिया करते थे, जिससे ये नॉलेज जो है सिल्क का वो दूसरे जगह भी फैला, वेस्ट में भी फैला। अमंग्स द रूलर्स एंड रिच पीपल इन रोम, आप देखेंगे कि उस समय लगभग 2000 वर्ष तक या 2000 साल पहले सिल्क पहनना एक फैशन माना जाता था। और चूंकि ये बहुत ही लंबा रूट होकर के, आप देखिए यहाँ पे, अगर बहुत ही लंबा रूट होकर के आता था फ्रॉम चाइना टू यूरोप, तो ये एक बहुत ही महंगा कोमोडिटी हुआ करता था, वेरी एक्सपेंसिव। इट हैड टू बी ब्राउट ऑल द वे फ्रॉम चाइना, इसीलिए ये महंगा हुआ करता था, माउंटेन्स, रोड्स, ये सबसे होकर। तो इस प्रकार से सिल्क जो है एक जगह से दूसरे जगह भी फैलता है।
नेक्स्ट चीज है सम किंग्स ट्राइड टू कंट्रोल लार्ज पोर्शन ऑफ द रूट बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम द टैक्सेस। और कुछ राजा जो थे वो सिल्क रूट को ही कब्जा करने पे तुले हुए थे कि भाई जिस रास्ता से होकर लेके जा रहे हो चाइना से यूरोप सिल्क को, उस रास्ता को ही ब्लॉक कर देते हैं। नहीं दोगे उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, हमें टैक्स देना होगा, ट्रिब्यूट देना होगा या फिर गिफ्ट देना होगा। उससे उनको फायदा होता था। और जब उनको टैक्स और ट्रिब्यूट मिल जाता था तो दे प्रोटेक्टेड द ट्रेडर्स हु पास्ड थ्रू देयर किंगडम्स फ्रॉम अटैक्स बाय रोबर्स। और जब वो ट्रेडर्स ट्रेडिंग करके वापस जाते थे या सिल्क लेके जाते थे तो उनको वो बचाते थे किसी भी अटैक से, जैसे कि डाकुओं को उन पे हमला ना करे। सिल्क रूट वॉज कंट्रोल्ड बाय कुशानाज। इंडिया का बात करें तो सिल्क रूट जो था वो कुशानाज उसको कंट्रोल करते थे इंडिया में। ऐसे जो कुशानाज थे वो सेंट्रल एशिया का बहुत हद तक हिस्सा उनके अंडर में था। फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इंडिया 2000 साल पहले आप देखेंगे नॉर्थ वेस्ट का अधिकतर पोर्शन जो था वो कुशानाज के अंडर में था और उसी रूट से सिल्क रूट होकर जाता था। देयर टू मेजर सेंटर्स ऑफ पावर वर पेशावर एंड मथुरा। पेशावर जो कि पाकिस्तान में है और मथुरा जो कि इंडिया में है, ये दोनों पे इनका कब्जा था। और उसके आसपास से आपने देखा था कि ऊपर से सिल्क रूट जाता था। तक्षशिला को भी उन्होंने ऐड करके रखा था अपने किंगडम में। उनके रूल के समय में सिल्क रूट जो है एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू द सी पोर्ट एट द माउथ ऑफ रिवर इंदस। यानी कि सेंट्रल एशिया बीच में जो एशिया का मध्य है वो, और नीचे आप देखेंगे तो इंदस नदी तक, फ्रॉम वेयर सिल्क वॉज शिप्ड वेस्टवर्ड टू द रोमन एम्पायर, जहाँ से सिल्क जो है वो रोमन एम्पायर भेजा जाता था। यानी कि अगर मैं इसको इंडिया मान लूँ तो एक तो सेंट्रल एशिया, इसको मैं अगर पूरा एशिया मान लूँ और इसमें इंडिया है तो ये पोर्शन उनके कब्जा में था। और अगर ये पोर्शन उनके कब्जा में था तो यहाँ से सामान रोम में जाता था सिल्क रूट होकर, और ये पूरा सिल्क रूट उनके कब्जा में था। किसके कब्जा में? कुशानाज के कब्जा में, आज से 2000 साल पहले। तो ये कहानी था सिल्क रूट का कि कहाँ से आता था और कैसे उन पर हमला होता था, कौन उनको बचाते थे। अब आते हैं बुद्धिज्म के बारे में। बुद्धिज्म क्या है? बुद्धिज्म को किसने फैलाया? बुद्धिज्म किसने एस्टेब्लिश किया? उनका एनलाइटनमेंट बुद्धा का क्या, उनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये सारा चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम ये देखने वाले हैं कि बुद्धिज्म बेसिकली कैसे फैलता है। और पूरे दुनिया में आपको पता है कि जापान जैसे देश, कोरिया जैसे देश, ये सारे बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। तो बुद्धिज्म इतने दूर तक कैसे पहुंचता है, यानी कि स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म के बारे में हम बात करने वाले हैं। कनिष्का जो था एक फेमस रूलर है जिसने 1900 साल पहले बुद्धिस्ट काउंसिल का ऑर्गेनाइजेशन किया, है ना। और बुद्धिस्ट काउंसिल क्या होता है? वेयर स्कॉलर्स मीट एंड डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर। एक ऐसा काउंसिल, बुद्धिज्म में काउंसिल बहुत फेमस होता है जहां पे सारे स्कॉलर्स मिलते हैं और वो बात करते हैं। अश्वघोषा जो थे एक पोएट थे जिन्होंने बुद्धा के बायोग्राफी को लिखा था और उनके बुक का नाम बेसिकली बुद्ध चरिता था। और अश्वघोष जो थे वो कनिष्का के कोर्ट में हुआ करते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, बुद्धिज्म में जो काउंसिल था सबसे पहला तो इसमें नहीं लिखा, लेकिन हो सकता है कनिष्का ने ऑर्गेनाइज किया एक काउंसिल। बुद्धिस्ट काउंसिल क्या होता था? तो बुद्धिस्ट काउंसिल एक ऐसा मीटिंग होता था जिसमें लोग इंपॉर्टेंट मैटर्स को डिस्कस करते थे। अश्वघोष के द्वारा लिखा गया बुक का नाम क्या था? बुद्ध चरिता नाम था। और बुद्ध चरित्र में उन्होंने, अश्वघोष ने क्या लिखा था? तो बुद्ध भगवान के चरित्र के बारे में, उनके पर्सनालिटी के बारे में लिखा था। और अश्वघोष किसके कोर्ट में थे? तो कॉन्टेम्पररी थे कनिष्का के। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। बुद्धिज्म का आप देखेंगे कि बुद्ध के मरने के बाद उसको बहुत सारे पार्ट्स में बांट दिया जाता है। बेसिकली 3 पार्ट में बांटा जाता है। पहला का नाम थेरावाड़ा, दूसरा का महायाना, तीसरा का तिब्बतन। थेरावाड़ा जो है वो ओल्ड बुद्धिज्म है, महायाना न्यू बुद्धिज्म है, तिब्बतन जो कि तिब्बत में फ्लरिश करता है। महायाना बुद्धिज्म एक नया फॉर्म है बुद्धिज्म का। आप देखिए मैंने बताया डेवलप्ड विच हैड 2 डिस्टिंक्ट फीचर। इसका 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर था। पहले क्या था? बुद्धा's प्रेजेंस वॉज शोन इन स्कल्पचर बाय यूजिंग सर्टेन साइंस।
भाई बुद्धा का जो प्रेजेंस है वो स्कल्पचर के थ्रू यानी कि उनका फोटो ये मूर्ति बनाकर बताया जाता था। फॉर इंस्टांस जैसे आप देखेंगे कि बुद्धा ने इनलाइटनमेंट अटेन किया, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसको पीपल के ट्री से डिस्क्राइब किया जाता था। यानी महायान बुद्धिज्म जो है वो साइंस के थ्रू बताता था। साइन मतलब एक कुछ फोटो बना के या फिगर बना के ये बताता था कि हाँ भगवान जो है इससे इनका ये मतलब है। जैसे पीपल ट्री से उनके इनलाइटनमेंट का मतलब है। और लेटर स्टैचू ऑफ बुद्धा वर मेड इन मथुरा एंड तक्षशिला, और बाद में देखा गया कि उनका स्टैचूज बनाया जाने लगा मथुरा और तक्षशिला में। थोड़ा सा जान लीजिए कि तेरावाड़ा बुद्धिज्म क्या है और महायाना क्या है, तिब्बतन क्या है। तेरावाड़ा बुद्धिज्म जो है वो ओल्डर्स लोग, वे ऑफ एल्डर्स यानी कि बड़े जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए है। सबसे ओल्डेस्ट ट्रेडिशन है बुद्धिज्म का। बेस्ट वे टू अटेन निर्वाणा, निर्वाणा क्या होता है भाई, तो निर्वाणा होता है इनलाइटनमेंट अटेन करने का एक तरीका। आपको मॉन्क बनना है, नन बनना है, मेडिटेट करना है, तो ये बेस्ट तरीका है तेरावाड़ा। फाइंड वन पाथ टू इनलाइटनमेंट वेरी मच एन इंडिविजुअल रिलीजन, और ये एक बहुत ही ज़्यादा इसमें साधना करना होता था, इनलाइटनमेंट करना होता था। महायाना क्या होता था, तो महायाना टीचर्स पीपल कैन हेल्प ईच अदर फाइंड इनलाइटनमेंट, नो नेसेसरी टू बी मॉन्क। और महायाना बोलता था, महायाना बुद्धिज्म में ये कहा जाता था कि भाई आप एक दूसरे से, ये देखिए, एक दूसरे के थ्रू सीख सकते हैं कि कैसे आपको बुद्धिज्म को फॉलो करना है। सॉरी, ये चीज जरूरी नहीं है कि आप मॉन्क बने, आप एक दूसरे से भी सीख सकते हैं, महायाना बोलता है। और जो बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट है, यानी बोधिसत्व किसको बोलते हैं, ऐसे लोग जो जिनको इनलाइटनमेंट मिल चुका है, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, उनको बोधिसत्व बोलते थे। तो महायाना में ही बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट आता था। भाई मैं बुद्धिज्म को जान गया हूँ, मैं बोधिसत्व हूँ और अब मैं दूसरे को भी ज्ञान दूंगा, ये कौन बोलता था, महायाना। लेकिन तेरावाड़ा क्या बोलता था, तेरावाड़ा बोलता था कि भाई आपको खुद में मेडिटेट करना है और बहुत ही स्ट्रिक्ट मेडिटेशन करना है, दूसरों को सिखाना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। तीसरा जो पार्ट था वो था तिब्बतन। तिब्बतन जो डिवीजन था बुद्धिज्म का, वो क्या सिखाता था, शेयर्स मेनी महायाना टीचिंग। और तिब्बतन भाई साहब महायाना का ही एक वेरिएंट था और ये बहुत सारा महायाना का टीचिंग भी लेता था। ये स्पेशल टेक्निक कैन हार्नेस स्पिरिचुअल एनर्जी लीड्स टू निर्वाणा इन अ सिंगल लाइफ टाइम। और ये बताता था कि एक स्पेशल टेक्निक है जिसके थ्रू आप निर्वाणा को प्राप्त कर सकते हैं। बेसिकली तेरावाड़ा हो, महायाना हो या तिब्बतन हो, तीनों का एक ही मकसद था, निर्वाण प्राप्त करना, यानी कि एनलाइटनमेंट प्राप्त करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोधिसत्व कौन होते थे, पिछले स्लाइड में बताया कि बोधिसत्व एक आदमी है या वैसे पर्सन जिनको एनलाइटनमेंट का प्राप्ति हो गया, जिनको ज्ञान का प्राप्ति हो गया, एंड आफ्टर अटेनिंग एनलाइटनमेंट दे कुड लिव इन कंप्लीट आइसोलेशन। और एनलाइटनमेंट मिलने के बाद वो चुपचाप संन्यास ले लेते थे, केव्स में रहते थे, मेडिटेट करते थे, शांति से अपना जीवन जीते थे और दूसरों को वो ज्ञान भी देते थे। दे रिमेन्ड इन द वर्ल्ड टू टीच एंड हेल्प ईच द अदर पीपल्स। ये कॉन्सेप्ट किसका था, महायान बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट था। इन इंडिया बुद्धिज्म वॉज स्प्रेड टू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न रीजन। इंडिया में आप देखेंगे तो वेस्टर्न पार्ट में और ईस्टर्न पार्ट में, साउथ में बहुत ही कम हुआ था इसका स्प्रेड बुद्धिज्म का। वेयर डजन्स ऑफ केव्स वर हॉलोड आउट ऑफ द हिल्स फ्रॉम फॉर द मॉन्क्स। और बहुत सारे गुफा में आप देखेंगे तो बुद्धिस्ट साइट्स बना हुआ है, जैसे कि आप राजगृह में चले जाइए, बोध गया में चले जाइए, बिहार में। Some of these caves were made on the order of the kings and queens। कुछ केव्स ऐसे थे जिसको राजा और रानियों ने कहकर बनवाया था, मर्चेंट्स और फार्मर्स के द्वारा उन्होंने भी बनवाया था, जो कि वेस्टर्न घाट्स पे ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। बुद्धिज्म जो है इंडिया से निकलता है, इंडिया के बिहार के बोध गया में उनका राजगृह में उनका बिगिनिंग होता है और बुद्धिज्म यहाँ से विदेशों में जैसे कि श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, साउथ एशिया का अधिकतर पार्ट, इंडोनेशिया तक फैलता है। जो ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है, अभी तुरंत हम लोगों ने बात किया कि ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, इसको तेरावाड़ा बुद्धिज्म बोला जाता था।
और ये विदेशों में ज़्यादा क्या है, फैला हुआ है और पॉपुलर है। अब हम लोग देखते हैं कि पिलग्रिम्स यानी कि एक जगह से दूसरे जगह कोई चीज़ किसके थ्रू पहुंचा और कैसे पहुंचा। चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स, जिसमें एक फाजियान जो थे वो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, इंडिया में 1600 साल पहले वो आते हैं। ज़ुआनज़ैंग ई क्विंग केम अबाउट 50 ईयर्स आफ्टर जो ज़ुआनज़ैंग, यानी ज़ुआनज़ैंग के, ये शायद गलत लिखा हुआ है, आप देखेंगे, फाजियांग के 50 साल के बाद ये लोग आते हैं, ज़ुआनज़ैंग और क्विंग जो भी है, सॉरी नाम अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोग पढ़ लो। दे केम टू विजिट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा एज वेल एज फेमस मोनेस्ट्रीज। ये बेसिकली इंडिया में आते हैं ऐसे जगह को देखने के लिए कि भाई बुद्धा का जो लाइफ है वो कहाँ कहाँ बीता और उनका जो मोनेस्ट्रीज है यानी कि मॉन्यूमेंट्स है वो कहाँ कहाँ पे है। इनमें से जितने भी पिलग्रिमेज थे उन्होंने रोट द डेंजर्स दे इनकाउंटर्ड वाइल ट्रैवलिंग। इंडिया में आने के बाद जिस रास्ते से गए, जंगल में गए, गुफा में गए, वहाँ पे क्या डेंजर्स इन्होंने फेस किया उसको ये लोग जो है अपने बुक्स में डिस्क्राइब करते हैं। और इनको सालों लग जाते हैं मोनेस्ट्रीज घूमने में, उस जगह को देखने में। और उन्होंने क्या किया, पाली भाषा में या जिस भाषा में भी इंडिया में बुक्स लिखा हुआ था उस बुक्स को लेकर के ये अपने देश की ओर जाते हैं। ज़ुआनज़ैंग जो है एक रूट लेते हैं चाइना जाने के लिए। उस रूट से उन्होंने बुद्धा के बारे में, बुद्धा का स्टैचू और उनसे रिलेटेड बुक्स 600 मैन्यूस्क्रिप्ट्स को वो लेकर के अपने 20 घोड़ों पे होकर के जाते हैं, जिसमें से 50 मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो रास्ता में खो जाता है उनसे। बोट पे जब जाते हैं, ऐसा कहानी आपने सुना होगा कि बोट पे जब वो जाते हैं तो चूंकि बोट डूबने लगता है तो वो सोचते हैं कि भाई बुक्स इंपॉर्टेंट है, लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए कुछ सेलर्स पानी में कूद जाते हैं, कुछ घोड़ों को भी वो फेंक देते हैं। और बुक्स को लेकर, यहाँ बुक्स का इंपॉर्टेंट उन्होंने दिखाया कि बुक्स का क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो 50 बुक्स जो है, 50 मैन्यूस्क्रिप्ट्स वो अपने रास्ते में खो देते हैं। बचे हुए मैन्यूस्क्रिप्ट्स को वो अपने देश लेके जाते हैं और जो 50 मैन्यूस्क्रिप्ट्स खो जाता है, जो 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 मैन्यूस्क्रिप्ट्स यानी कि कितने 600 लेके गए थे तो 550, तो 550 मैन्यूस्क्रिप्ट्स को वो अपने पूरे ज़िंदगी जो है उसको संस्कृत से चाइनीज़ भाषा में उसको ट्रांसलेट करते हैं। अब देखिए, अब हम लोगों ने बुद्धिज़्म का स्प्रेड कैसे हुआ, किस देश में फैला, किसने किया, कैसे बुक्स लेकर के जाते हैं उसको करते हैं, ये चीज़ हम लोगों ने जान लिया। चैप्टर के एंड में बिगिनिंग ऑफ भक्ति मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट क्या है इसके बारे में दिया हुआ है। तो इसी समय में कुछ डायटीज़ जो है, कुछ भगवान जो है, जैसे शिवा है, विष्णु है, गॉडेस जैसे कि दुर्गा है, इनका इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। These deities were worshipped through bhakti and idea that become very popular. ये deities जो थे वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू, जिसका नाम भक्ति था। और भक्ति उस समय बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था। भक्ति का मतलब बेसिकली क्या होता है, भक्ति का मतलब होता है एक आदमी का डिवोशन, एक आदमी का अंतःकरण से जुड़ाव, किसके लिए, अपने भगवान के लिए, वो जिसको भी चाहे उसके लिए, है ना। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि हिंदूज का एक सेक्रेड बुक है जिसका नाम भगवत गीता है। उस भगवत गीता में आइडिया ऑफ भक्ति जो है वो लिखा हुआ है, विच इज इंक्लूडेड इन द महाभारता, जो कि महाभारता में इंक्लूडेड है, लिखा हुआ है। इन दिस महाभारता में आप देखेंगे तो कृष्ण जो थे वो भगवान हैं और अर्जुना जो है वो एक भक्त हैं जो कि उनके डिवोटी हैं। वो दोनों दोस्त होते हैं और कृष्ण भगवान उनको समझाते हैं कि आप सब काम छोड़कर और भगवान के शरण में चले जाइए। एज ओनली ही कैन सेट अर्जुना फ्री फ्रॉम ऑल एविल्स। और कृष्ण भगवान बेसिकली उनको ये बोलते हैं कि वो भगवान ही है जो कि सभी दुखों से, यानी कि एवरी एविल्स से आपको मुक्ति दिला सकते हैं। तो ये एक एसोसिएशन है, भगवान का एक भक्त के प्रति एसोसिएशन, जिसको वो चाहता है, उनके प्रति एक बॉन्डिंग है। और इसी प्रकार के
बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, भक्ति बोलते हैं, है ना। और ये जो फॉर्म है ये पूरे देश में अलग अलग रूप में अलग अलग प्रकार से पूजा किया जाता है। Those who followed the system of bhakti emphasize the devotion and individual। जो भक्ति मूवमेंट को फॉलो करते हैं वो ये कहते हैं कि डिवोशन, भाई हम समर्पित रहेंगे अपने भगवान के प्रति और अकेले वर्शिप करेंगे, हमको ताम झाम का ज़रूरत नहीं है, मेरे भगवान हैं, मेरे देवी देवता हैं, और हम कोई भी परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, हम कोई भी सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, किसी का बलि नहीं देंगे, कोई सामान नहीं चढ़ाएंगे, हम अपना भजन कीर्तन करेंगे। According to this system of belief, if a devotee worships the chosen deity with a pure heart, अगर कोई डिवोटी साफ मन से अपने भगवान का पूजा करता है तो वो डिएटी जिस रूप में वो चाहता है उसी रूप में उसके सामने आते हैं। जैसे आप कृष्ण भगवान में देखते हैं ना कि कृष्ण भगवान को कोई भगवान मानता है, कोई भाई मानता है, तो जिस रूप में आप उनको भगवान मानते हैं उसी रूप में वो आपके सामने प्रकट होते हैं और उसी रूप में वो आपको आशीर्वाद देते हैं। ये चाहे तो आप ह्यूमन बीइंग, चाहे तो लायन, ट्री, भाई आप देखते हैं इंडिया में पेड़ का पूजा होता है तो हम लोग पेड़ को ही भगवान मान के पूजा करते हैं। तो भक्ति मूवमेंट एम्फसाइज करता है कि आप और आपके भगवान ये दोनों आपका रिलेशन है, आप इसको कैसे डील करते हैं। बेसिकली भक्ति मूवमेंट में यही चीज़ बताया जाता है। तो बस चैप्टर में इतना ही है। चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस को पढ़ा, चूँकि थोड़ा लेंदी हो गया, तो आप बार बार चैप्टर को देखिए, रिवाइज कीजिए, है ना, ज़रूरत पड़े तो नोट डाउन कीजिए, इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझिए। आज के लिए बस इतना ही। जो बच्चे चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।